पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज तक पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के चश्मे से ये देखेंगे कि विपक्षी एकजुटता अगर हो जाए तो क्या वाकई बीजेपी की नींव को 2024 में हिला सकती है, या फिर विपक्ष एक बार फिर उसी बिखराव का शिकार होगा जो हम उसको पिछले कई बार से देख रहे हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत स्वागत जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अब आपका परिचय हम खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजय निरुपम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ संजय कुमार जी, सोफोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के जुड़ गए हैं, जो ये आंकड़े हमारे सामने रखेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। किस तरफ रहेगी इस बार समाजवादी पार्टी, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हैं, जेडीयू का पक्ष रखें। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। लेकिन पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोकप्रियता के पैमाने पर नेताओं के, पार्टियों का इम्तिहान करते हैं। हम ये देखते हैं कि लोकप्रियता के पैमाने पर उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है या फिर स्टॉक एक्सचेंज में पॉलिटिकल वो नीचे आ रहे हैं। लेकिन आज हमने खास आंकड़े निकाले हैं संजय कुमार जी के साथ, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए, इसमें हम सिर्फ विपक्ष नहीं, तमाम दूसरी पार्टियां यानी बीजेपी छोड़कर, चाहे वो एलजेपी हो, सही कह रही हूं मैं, चाहे अपना दल हो, जितनी भी पार्टियां हैं इस देश में, अगर सभी पार्टियां एकजुट हो जाएं और 2024 के चुनाव में लड़े तो फिर किसको आएंगी कितनी सीटें। सबसे पहले आइए करते हैं आंकड़ों की बौछार। सबसे पहले आपको बताते हैं 2019 में किस पार्टी की आई थी कितनी सीटें। तो ये देखिए 303 सीटें आई थी बीजेपी की और विपक्ष की आई थी 236। लेकिन अगर सारी दूसरी पार्टियां एक साथ हो जाए तो बीजेपी अटक जाएगी मैजिकल नंबर से नीचे 235 से 240 के बीच में। और वहीं विपक्ष बहुमत का आंकड़ा छू सकता है 300 से लेकर 305। याद रखिए 2019 के नतीजों के आधार पर हमने ये देखा है कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां, जो वोट प्रतिशत उनको मिला, अगर वो इकट्ठी होती हैं तो क्या वो बीजेपी को हरा सकती हैं। जो अगला आंकड़ा हम रख रहे हैं, अगर इसके साथ साथ 1% का घटाव हो जाए बीजेपी की सीटों में, यानी 1% स्विंग अगेंस्ट द बीजेपी, तब देखिए मामला कैसे और बीजेपी का खराब हो जाता है। 225 से 230 पर अटक सकती है बीजेपी और विपक्ष 310 से 325 का आंकड़ा छू सकता है। अब जो अगला आंकड़ा हमने निकाला वो था अगर 2% का स्विंग हो जाए बीजेपी के अगेंस्ट, सिर्फ 2% मतदाता जो 2019 में उनके साथ थे, अगर वो निकल के दूसरी पार्टियों की तरफ चले जाते हैं तो बीजेपी 210 से 215 पर अटक सकती है और 325 से 330 बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे विपक्ष निकल सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर 5% वोट किसी दूसरी पार्टी को चला जाए अगर विपक्ष का, तो फिर क्या हाल होता है। बीजेपी 242 से 247, विपक्ष 290 से 295। ये विपक्ष में बिखराव का असर होगा कि बीजेपी को फायदा होगा। अगर विपक्ष का 10% वोट यानी इनका 10% वोट निकल गया, 2019 में जो विपक्ष को वोट मिला था उनका अगर 10% वोट निकल जाए, तब जाकर बीजेपी 272 से 277 पर टिक सकती है। जब तमाम दूसरी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़े तब ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। यानी प्रेम शुक्ला जी, मेरा पहला सवाल आपसे, विपक्षी बिखराव ही आपकी क्या सबसे बड़ी ताकत है? विपक्षी बिखराव ही सबसे बड़ी ताकत पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी थी, क्योंकि उनको भी 40-42% वोट ही पहले चुनाव में 1952 में मिले थे। 52 से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, किसी एक अकेली पार्टी को 50% से अधिक वोट आज दिन तक लोकसभा में नहीं मिला है। ऐसे में यह कपोल कल्पित एक कल्पना है, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यह वास्तविकता में अब तक परिवर्तित नहीं हुआ है। आपको सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, कहां सबको पीएम हो जाए, उसका मुकाबला करेंगे हम। हमारे यहाँ तो पिछली बार ही आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि हमको 51% से अधिक वोटों का हमको टारगेट करना चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप के लिए, संजय जी, कांग्रेस लीडरशिप के लिए तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारी अगुवाई में ही 2024 में सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव में जाना पड़ेगा, उसके पहले क्या कोई सहमति नहीं बन सकती है?
नहीं, सहमति बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है और कोशिश भी हो रही है, लेकिन संजय कुमार जी ने जो सर्वे किया है उसमें तमाम पॉलिटिकल जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके दृष्टिकोण से किया है। एक कुछ और संस्थाएं हैं, कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां सो कॉल्ड हैं, वो किधर होंगी ये ज्यादा मायने रखता है, और वो हैं ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स। इनकी क्या भूमिका होने वाली है आने वाले 8-9 महीनों में? मुझे लगता है इसका कहीं से भी आपने सर्वे में एक कंसिडरेशन में नहीं लिया, क्योंकि अभी क्या हुआ, मनीष सिसोदिया अंदर गए, हमने तो साइन नहीं किया, जिन जिन लोगों ने साइन किया सबके पीछे ईडी लग गए फिर से। तो ये जानबूझ के चाहेंगे कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो एकजुट ना हो, और अगर कोई एकजुट होता है तो कहीं ममता बनर्जी के नाम पे उसको परेशान किया जाएगा, कहीं पे शरद पवार के किसी रिश्तेदार या उनके किसी साथी के नाम पे, कहीं पे शिवसेना को, कहीं पे तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव जी को। अखिलेश भाई तो बेचारे थोड़ा शांति हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बीएसपी का क्या माहौल है आप सबको पता है, पूरा देश देख रहा है, तो ऐसे माफ करिएगा मैं कुछ मतलब बहुत आपत्तिजनक नहीं बोलना चाह रहा हूं। तो आने वाले दिनों में अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स शांत हो जाए, इनके नेता डरे हुए हैं थोड़े अगर आने वाले दिनों में इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई शांत हो जाए तो निश्चित तौर पर अपोजिशन यूनिटी की कल्पना वास्तविक हो सकती है, सार्थक हो सकती है। और निश्चित तौर पर संजय कुमार जी ने जो इस सर्वे किया है, इस सर्वे का एक कुछ न कुछ एक सही अर्थ निकल सकता है, वरना क्या है, अपोजिशन को एकजुट नहीं होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का वो तो कहते हैं ईडी सीबीआई ही आपको एकजुट करता है। पीएम ने देश की संसद में कहा कि इनको ईडी और सीबीआई ही एकजुट करता है, लेकिन देखिए मनीष सिसोदिया के नाम पर कांग्रेस पार्टी ही कह रही है बड़ा अच्छा किया है एजेंसीज ने। नहीं, हम नहीं गए उनके साथ, इसलिए क्योंकि जब नहीं, अब देखो कुछ तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी तो होते हैं। मतलब पॉसिबल ही नहीं। दिल्ली में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो कांग्रेस पार्टी ने उसका ना समर्थन किया ना विरोध किया, बहुत अच्छे ढंग से एक शांति से रखा। बाकी सारी पार्टियां अगर एक चिट्ठी लिख रही है और एक पूरा कैंपेन चला रही है तो आप चला सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी को 50 घंटे बुला करके पूरे 5 दिन तक उनकी पूछताछ की गई थी, तब आम आदमी पार्टी तो हमारे साथ नहीं आई। तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि हम उनके साथ जाएं। फिर भी कुछ पार्टियां जो हमारे सहयोगी हैं वो भी गई, हमें कोई ऐतराज नहीं हुआ। क्या है आपका सपना भदौरिया साहब? मोदी जी को बाहर करना है 24 में, तो फिर एकजुट क्यों नहीं होते? भारत जोड़ो तक में नहीं गए, सांकेतिक रूप से अखिलेश जी चले, वो कह रहे हैं कि बड़ा आजकल मतलब सोच समझ के बोलते हैं अखिलेश जी। संजय जी का जो नहीं मैं बोल रहा हूं अपनी बात। सर्वे जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, 1% अगर कम हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से आउट हो जाएगी। संजय जी सर्वे और ठीक से कर लीजिए। अब तो संवाद ही खत्म हो गया है, ये सरकार संवाद विहीन सरकार है, इस संवाद पे विश्वास ही नहीं रखती है, और जहां संवाद खत्म हो जाए वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संवाद ही नहीं चाहती, ना पार्लियामेंट के अंदर संवाद चाह रही, ना पार्लियामेंट के बाहर संवाद चाह रही है। ये पहली सरकार ऐसी देखने को मिल रही है कि जिसको संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष संसद में खड़े होकर हल्ला मचा रहा है कि राहुल गांधी, फलाने गांधी तो माफी मांगो। ठीक है, जिसको माफी मंगवानी मंगवाओ, जिसको जो करना करवाओ। जनता ने आपको मत से चुना था, जनता ने बहुत विश्वास से आपको चुना था कि आप पार्लियामेंट के अंदर में आएंगे और हमारी बात करेंगे, हमारी समस्याओं की बात करेंगे। हमारी समस्या की बात आप करना नहीं चाहते, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट के अंदर में जनता के मन की बात हो पाए। ये अपनी मन की बात तो करने को तैयार हैं, खूब अपनी मन की बात करते हैं। जनता की मन की बात कौन करेगा? पार्लियामेंट के अंदर भी तो मन की बात होगी। सबने अपने अपने क्षेत्र से अपने सांसद चुन के भेजे हैं, वही सांसद जाके वहां बात करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, युवाओं के ऊपर में चर्चा होगी, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा होगी। लेकिन जब पार्लियामेंट चलेगा ही नहीं तो चर्चा होगी किस पे? और फिर ये कहते क्या है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। अरे भैया, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में संसद चलाने की। इसलिए आप संजय जी सर्वे और कर लीजिए, जहां संवाद खत्म वहां सत्ता खत्म। इसलिए संवाद खत्म हो चुका है यहाँ पे। मुझे शक था विपक्षी एकता पर, आपने एक सेंटेंस नहीं बोला। पार्लियामेंट पर बहस, पार्लियामेंट पर बहस हमने कर ली है, आज टॉपिक नहीं समझा। आपने स्टॉक एक्सचेंज पे बोला है ना, तो मैं बोल रहा हूं ना 1% क्या है, यहाँ तो कम से कम 10% कम होने वाला है। 1% तो बहुत कम है। जहां संवाद खत्म हो जाता है वो समाज के अंदर में जनता किस पे विश्वास करती है? सत्य प्रकाश मिश्रा नहीं, जनता किस पे विपक्ष ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हमने कहा विपक्ष तो एक होगा ही, क्योंकि विपक्ष, सुन तो लीजिए, विपक्ष किसके लिए काम कर रहा है? जनता के लिए, जनता के मुद्दे उठा रहा है। ये तो महंगाई, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, ये तो युवा समस्या पे बात नहीं कर रहे, किसान पे बात नहीं कर रहे। हम विपक्षी है जो सत्ता। अखिलेश जी चुप हो गए आजकल। कौन चुप हो गए?
अखिलेश जी, अरे मैं बोल तो रहा हूँ, चुप नजर आ रहा हूँ क्या मैं? एजेंसी में इतनी तेजी से तो बोला है। अब इसमें अगर चुप मानते तो ये पार्लियामेंट तो है नहीं, माइक बंद कर दिया जाएगा। यहाँ माइक आप बंद भी कर देंगे तब भी आवाज मेरी तेज है, वहां तक पहुंच जाएगी। विक्टिम कार्ड खेलना शुरू। नहीं। सत्यप्रकाश जी, नीतीश कुमार खुद पीएम बनना चाहते हैं, ये बीजेपी बार बार यही कहती है। ऐसे में कितने पीएम होंगे अगर विपक्षी एकजुटता वाकई चाहिए तो? और राहुल गांधी का नेतृत्व क्या स्वीकार्य होगा सबको? देखिए, नीतीश कुमार जी ने दो बात कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद या किसी पद को लेकर नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जी पर भी उन्होंने कहा है कि इसमें क्या बुरा है, पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हो जाए। जब पूर्णिया की रंगभूमि के मैदान से वो 7 पार्टियों के साथ इस देश में विपक्ष की एकता को प्रदर्शित कर रहे थे और आवाज भी दे रहे थे, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो अभी एक बात कही संजय भाई ने कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये तीनों डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन पार्टियां क्षेत्रीय इतनी कमजोर नहीं हैं कि 2024 की दिशा आते आते वो एक साथ नहीं होंगी। वो एक साथ होंगी क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बजट सत्र को यदि बाधित करे, कोई सरकार ही अपने सत्र को बाधित करे और विपक्ष के नेता से कहे कि तुम माफी मांगो, अगर माफी मांगने की फेहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी अगर मोदी जी से माफी मांगने का। रोहित वेमुला एक दलित छात्र बिना फेलोशिप के मर जाता है, आज तक किसी सरकार के किसी मंत्री ने माफी नहीं मांगी। गुजरात पर किसी ने माफी नहीं मांगी, गुजरात में पुल में लोग गिर गए, किसी ने माफी नहीं मांगी। आप समझिए, कोरोना के बगल में, कोरोना के समय लाश तैर रहा गंगा में, किसी ने माफी नहीं मांगी। तो इस माफी मांगने के कल्चर को जो सरकार कह रही है कि विपक्ष का नेता माफी मांगो, तो विपक्ष की 18 पार्टियां जब प्रवर्तन निदेशालय जा रही थी तो कहीं ना कहीं वो इस जिम्मेदारी से है कि हम तुम्हारी हर चुनौती, जितने हमले हैं उसका मुस्तैदी से सामना करेंगे और जेल में भी डालेंगे। तो 74 में भी तो सारे नेता जेल थे। जयप्रकाश नारायण ने पूरे विपक्ष की एकता को एक साथ स्थापित कर इस देश की सरकार को बदली थी। उसी राह पे नीतीश कुमार निकले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदारी आगे बढ़कर और निभाती है कि विपक्ष की तमाम पार्टियों से बातचीत और उसको तेजी लाए, तो इस देश में ये जो संजय जी का आंकड़ा है ये साबित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन केसीआर मिलने गए थे नीतीश बाबू से और उन्होंने राहुल गांधी पर सिरे से इनकार कर दिया था। वो उनकी बेटी दोनों मिलकर कहते हैं कांग्रेस के साथ हमें गैर कांग्रेसी फ्रंट बनाना है। जी ने कहा अभी कोई नेता के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। उनके राज्य में जो पॉलिटिकल स्थिति है थोड़ा अलग है, जैसे केजरीवाल के पंजाब में अलग। मेरा सवाल आपसे है, जब तमाम सांसद, विपक्षी नेता जा रहे थे एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन करने तो उनको रोक दिया गया। ये सांसद थे, क्या वो एक विरोध मार्च नहीं कर सकते? क्या विपक्षी एकजुटता से घबराई हुई है सरकार? क्योंकि वाकई एजेंसियों के मुद्दे पर सब एकजुट है, एक राय है कि एक भी बीजेपी का नेता सारा का सारा दूध का धुला और बाकियों में काला पैसा। पहली बात तो अंजना जी, ये जो सर्वे नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन सर्वे नहीं है। और कैलकुलेशन सिर्फ ये इतने वोट इतने मिले थे, इतने वोट इतने मिले थे, इसको मिला दिया जाए तो इतने हो जाएंगे, ये इस आधार पर है। तो पहली बात तो ये सब इस तरीके से होता नहीं है कि इतने वोट इसको मिले, इतने वोट इसको मिले। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा विपक्ष नहीं, गैर भाजपा सभी दल। हाँ। और गैर भाजपा जो इस समय भाजपा के साथ हैं वो भी अगर विपक्ष में चले जाएं तो तब ये स्थिति आती है। यही बात है ना संजय जी? बिल्कुल। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विपक्ष नहीं चाहता कि सारा एक हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि विपक्ष अगर एक हो गया तो फिर प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन हो जाएगा। और प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन में कहीं भी नरेंद्र मोदी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हो पाएगा। ये लोग नहीं चाहते बेसिकली, इसलिए एक नाम पर होंगे। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा तो है ही, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं चाहते और ना होंगे। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, इस समय जितने राज्यों में भाजपा की सरकार है उसमें से शायद ज्यादातर राज्यों में 50% के आसपास से भाजपा लीड कर रही है वोट के हिसाब से। 16 राज्य से, जिसमें 50% से ज्यादा है। नहीं 50% वोट सब राज्य तो मैं सीएसडीएस की बात कर रहा हूँ जी। मैं इसमें सीएसडीएस का आंकड़े का सवाल नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का 14 राज्यों में भाजपा को वो विश्वास नहीं करते। संजय जी आप उनको बताते रहिए कितने राज्य में है। आपको तो बताना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं याद दिला रहा मैं हूं, उन आंकड़ों की बात याद कर रहा हूं जो छपे हुए हैं। मैं उन आंकड़ों की बात कर रहा हूं जो मेरे नहीं है। मैं उन आंकड़ों की बात याद रखिए। तो इसलिए जितने राज्यों में भाजपा की सरकार है उसमें से 50% से ज्यादा वोट लेकर के भाजपा की सरकारें बनी हुई हैं। इसलिए ये जो समूचा है ना कि 1%, 2%, 5% और ये अपना अनुराग भदौरिया जी 10%, 50%, एक सेकंड बीच में नहीं बोलने का, बीजेपी की बीच में नहीं बोलने का, अभी कितने राज्यों में सत्ता है बीजेपी की? तो इसलिए बड़ी साफ सी बात है, ये कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन कैलकुलेशन कागज पर है, हकीकत में कहीं आने वाला नहीं। इस कैलकुलेशन में एक खतरा तो है ही संजय जी कि
पॉलिटिक्स में 1+1 11 भी हो सकता है, 1+1 2 भी हो सकता है और 1+1 0 भी हो सकता है। जैसे यूपी में हुआ था, नहीं बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी लेकिन पार्टी बिहार में 11 हो कांग्रेस गया में था। जैसे मैंने इसलिए बिहार यूपी में का हाँ। बहुत चिंता है जिस बात समाजवादी की ओर आप संकेत कर रही हैं, बहुत निरंजन, चिंता है बिल्कुल वैसा- समाजवादी की। हर ऐसी बात चीजें में होती है समाजवादी। राजनीति में। इधर लेकिन आ जाओ। पहले तो ये स्पष्ट कर दें, ये सर्वे के आंकड़े नहीं है। 2019 में अलग अलग पार्टियों को जितना वोट मिला था उसका सिमुलेशन है, उसको अगर हमने जोड़ के देखने की कोशिश की, ये संभावनाएं बता रही है कि क्या संभावनाएं बन सकती है। अगर आंकड़ों का निचोड़ देखें तो क्या बताता है? ये बताता है आज की स्थिति में भाजपा एक जबरदस्त मजबूती के साथ भारतीय राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए है। और वो कैसे पता चलता है? अगर सारी पार्टियां, भाजपा को छोड़ अगर सारी पार्टियां भी मिल जाएं, और इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा होना संभव है? लेकिन अगर हाइपोथेटिकली ऐसा समझा भी जाए, अगर वो भी हो गया तो भी भाजपा 230-40 सीट के आसपास है। और अगर विपक्षी एकता पूरी की पूरी नहीं बनी रही, 5% वोट घट गया, 7% वोट उनका निकल के भाजपा में नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है, तो भाजपा मेजॉरिटी मार्क के करीब दिखाई पड़ती है। तो बहुत स्पष्ट है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि आज की स्थिति में भाजपा को अगर हराना है, अगर उनको चुनौती देना है, हराना तो आगे की बात, अगर चुनौती भी देनी है तो सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। गैर भाजपा, सारी गैर भाजपा पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। और यही एक संभावना बनती है जिसमें 2024 में भाजपा को एक चुनौती दी जा सकती है। आपकी ताकत क्या है? नरेंद्र मोदी 1 से 10 नंबर तक, नरेंद्र मोदी, यही तो अच्छी बात टारगेट। है ना कि इस जमाने में ये नेहरू हुआ करते थे, ये इंदिरा गांधी हुआ करती थी। आज अगर हमारे पास जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा अगर चमत्कारिक नेतृत्व है तो हमारा सौभाग्य है। और इनका दुर्भाग्य को हम अपना जो है चिंता क्यों रखें कि इनके पास राहुल गांधी है? हम अपने सौभाग्य पर प्रसन्न होंगे। ये बात आपको संजय जी, ये बात विचलित करती है आपको? बिल्कुल करती है। इसलिए हाँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी से विचलित भारतीय जनता पार्टी रहती है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी रहती है। कॉमेडी पर निगाह एक रखनी उदाहरण। चाहिए, ठीक है, मनोरंजन है। अभी बताइए, प्रेम जी बीच में। कॉमेडी तक तो बात ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा सचमुच बहुत तकलीफ होती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अपना आत्मालोचन करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति खड़ा होता और सीधे राहुल गांधी को बोलते ये देशद्रोही हैं, इन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। जिस परिवार ने पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिस राहुल गांधी की दादी 12 गोलियां खाकर शहीद हो गई, जिस राहुल गांधी के पिता बम से उड़ा करके चिथड़े हो गए, बम से उड़ा दिया लोगों ने, आतंकवादियों ने उनको, उनके पिता ने शहादत दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपना सब कुछ दे दिया देश की आजादी की लड़ाई में, नेहरू परिवार ने, उस व्यक्ति को, उस परिवार के एक व्यक्ति को आप कहते हैं कि यह देशद्रोही है, यह घृणास्पद है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए कि आप इस देश के किसी चुने हुए सांसद को सिर्फ इस आधार पर कि उन्होंने लंदन में देश में डेमोक्रेसी अच्छे ढंग से नहीं चल रही है ये बात कही, इसलिए देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। मेरे मन में एक सवाल है, ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी इसी मुद्दे को लेकर घूम रहे थे, गली गली गए, एक व्यक्ति से मिले, हर तरह के व्यक्ति से मिले कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, गरीब से मिले, कमजोर से मिले, मजदूर से मिले, किसान से मिले। अब दिल्ली तक, श्रीनगर तक आके बोले कि देश में लोकतंत्र, उसके 15 दिन बाद लंदन में जाके कैसे बोल सकते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप बोलेंगे कमाल है, जब यहां थे तो लोकतंत्र खतरा में था और वहां तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ क्या? अटल जी, अडवाणी जी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती तब बाहर जाकर के क्या देश की राजनीति के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5-6 बार ऐसे बयान दिए हैं कि इससे पहले हिंदुस्तान में जो सरकारें काम किया करती थी वो हिंदुस्तान में गंदगी करती थी, मैं आ गया हूं सफाई करने। पहले आप लोग को लगता था कि पता नहीं कौन से देश में पैदा हो गए, बहुत शर्म आती है, कोई पाप किया था जो हिंदुस्तान में पैदा हो गए। मतलब 70 वर्षों तक जिन लोगों ने इस देश को चलाया, इस देश को संवारा, इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया, इस देश में संविधान का राज लाया, वो सब गलत थे। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया में, यूएस में, कनाडा में, हर जगह जाके बोलते। क्या ये देशद्रोह नहीं था? मेरा नहीं मानना है देशद्रोह था। लोग जाते हैं बाहर तो ठीक है, अपने लोगों के बीच बैठ करके इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं,
और राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही रिएक्ट किया। इसके आधार पर क्या बोल रहे हैं, ये देशद्रोही है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी जवाब मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है। और कांग्रेस ये मानती है कि आप लोग राहुल गांधी की छवि खराब करने की एक साजिश रच रहे हैं क्योंकि आपको इससे फायदा होता है। ठीक है, देखिए मुद्दे की बात ये है, ये बार बार जो करे भाई, आदरणीय अटल जी से लेके आदरणीय मोदी जी तक विदेश की धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन का हस्तक्षेप कब मांगा था? राहुल गांधी जी ने कब मांगा था? मांगा ना, मांगा आपने, वही शब्द आप कहेंगी। आप शांत बैठे हुए, शांति बैठे तो क्या हस्तक्षेप करें? मुद्दे नहीं है, बैठे सामने उनके साथ उनकी जनता की बात नहीं करना चाहते आप। वो आंख में, वो देखो बच्चा आपकी आंख में देख रहा है कि बीजेपी का प्रवक्ता भी बोलेगा महंगाई के ऊपर में, क्योंकि आप बोलना नहीं चाहते। वो देख रहा है कि आप बोलोगे इसके रोजगार के रूप में, आप बोलना नहीं चाहते। वो किसान का बच्चा देख रहा है कि मेरे पिताजी के बारे में बोलेंगे कि मेरे पिताजी की इनकम दुगनी हो जाए, आप बोलना नहीं चाहते। तो आप कहां चले गए कि कौन किस दल में था, किसके घर में क्या था, कौन क्या करता था? ये मुद्दा उनका नहीं है भाई, ये आपके दोनों का मुद्दा हो सकता है, आप हाथ उठा उनका नहीं है। इनकी बात बड़ी साफ सी है। राहुल गांधी विदेश में जाके कहें, पहली बात तो ये कि तानाशाही है या लोकतंत्र है या नहीं, यहाँ पे इस बात का पहला पैरामीटर है कि आप तानाशाह को अपने देश में कभी तानाशाह नहीं कह सकते। तानाशाही है तो आप बोल ही नहीं सकते, ये कह ही नहीं सकते कि आप तानाशाह है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोकतंत्र है। आप जितनी मर्जी उसको गाली दीजिए, उनकी जितनी मर्जी क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जब ये वो कहते हैं कि सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप ये सब अमेरिका और यूरोप चुप क्यों है? ये भारत में अचानक अगर आपको लगे कि यूरोप में डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो आप क्या करेंगे? आपको शौक लगेगा नहीं? और भारत में तो खत्म हो चुकी है और अभी तक आप चुप बैठे हैं। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? सवाल इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं, पहली बात नहीं है ये। इसलिए ये है क्योंकि मणिशंकर अय्यर, एक सेकंड, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके कहते हैं कि हम तो हटा नहीं सकते, आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में। सलमान खुर्शीद जाके कहते हैं। ये लगातार कांग्रेस भारतवर्ष की जनता से अब ये उम्मीद नहीं रखती कि भारतवर्ष की जनता नरेंद्र मोदी को हटाएगी, इसलिए विदेशों में जाकर के वो किसी भी तरीके से यहाँ की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संजय जी, दो लाइनें गले की फांस बनी। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप सब कुछ देखकर भी चुप है, और उन्होंने कहा इसमें ये कहीं से गले की फांस नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों कहने की जरूरत है? चुप ना रहे अमेरिका, बोलना चाहिए, इसलिए कि वही तो कह रहे हैं वो, इंटरफेयर करे, कुछ करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। और क्या होता है? सर एक मिनट, लोकतंत्र जो है ना, ये इस सदी के, ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा एक अरेंजमेंट है, सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था है और सबसे कामयाब राजनीतिक व्यवस्था है। और इस कामयाब राजनीतिक व्यवस्था में हिंदुस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, लगभग 16% आबादी हमारे पास है यहाँ पे, और यहाँ का लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट लोकतंत्र माना जाता है। और तब जब हिंदुस्तान का लोकतंत्र कहीं से भी थोड़े से भी खतरे में आएगा तो पूरी दुनिया को, तब भारत की जनता करेगी ना उस लोकतंत्र की रक्षा। आज अमेरिका और यूरोप क्या करेंगे उसमें? भारत की जनता करेगी, रक्षा ये करेगी ना। अमेरिका यूरोप को बोला ही नहीं इंटरफेयर करने के लिए, छोड़ो ना साहब, बिना वजह बात पीटे जा रहे, पीटे जा रहे। हमने कभी बोला ही नहीं अमेरिका यूरोप यहाँ पे, हमने कभी नहीं बोला। हम ये कह रहे हैं, नहीं बोला, ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं डिफेंडर्स ऑफ अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज। सर जी ठीक है सर, हो गया। आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में? संजय जी बिल्कुल खतरे में है, खतरे में है। इंडिया में। इसलिए उसका एक उदाहरण ताजा ले लीजिए ना। 16 अपोजिशन पार्टी के लीडर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ईडी ऑफिस में जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? सवाल पूछे सर। बार बार ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाते हैं। आज तो संसद म्यूट हो गया। ओके म्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी एक अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे, एक गाली का प्रयोग किया था उन्होंने, इस चीज को लेके कि सैफई में जितनी भी तरक्की की है उन्होंने की है, लेकिन सारा क्रेडिट यूपी के योगी जी ले गए हैं। तब वहां पे माइक क्यों नहीं बंद हुआ गया? कहाँ पे? जब पार्लियामेंट में उन्होंने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उन्होंने गाली दी थी सीएम। कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते सर। किया था, मैंने खुद देखा। नहीं सर, मैंने किया है। कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। मेरा तो बड़ा सवाल शरीफ आदमी भारतीय है, जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, जैसे कि उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टी अगर एक होकर के चुनाव लड़ेंगे तभी भी बहुमत हमारी होगी। तो उनसे मेरा सवाल है कि अगर उनको अपने आप पर इतना भरोसा है तो फिर तमाम सारी विपक्ष पार्टियों को सीबीआई और ईडी के थ्रू परेशान क्यों कर रहे हैं? चलिए जवाब दीजिए। नहीं परेशान कर रहे हैं, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को। और भ्रष्टाचारियों, सीबीआई का गठन कोई क्या 2014 में हुआ? ईडी क्या 2014 में आई? पहले भी जो है कांग्रेस के जमाने में डीएमके इनका लाई था, सीबीआई ने जेल में गए हुए थे। आप मुझे आरजेडी के श्रीमान लालू प्रसाद यादव, मुकदमा 91 में दर्ज हुआ, पहली बार जेल 97 में गए
और 2013 में कन्विक्ट हुए, तीनों बार भाजपा की सरकार ने 10 सेकंड तो जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन शिवसेना के विधायक जिनको आप चोर बताते थे उनके साथ तो मिलकर सरकार बना रहे हो, कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं करोगे? नहीं, शुभेंदु अधिकारी जिसपे सीबी का इंक्वायरी होने जा रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, आपके पार्टी में आ गया, आपने नेता विरोधी दल बना दिया, कार्रवाई कीजिए। आप कीजिए कार्रवाई, कमाल की बात करिए। माने हमारे साथ आ जाओगे तो कार्रवाई नहीं होगी, विपक्ष में रहोगे तो कार्रवाई होगी। मुझे उत्तर देने का अवसर मिले। प्रेम भाई, ईडी के बारे में एक आंकड़ा देता हूं सिर्फ इनकी जानकारी के लिए। सही बात है, ईडी कांग्रेस के जमाने में बना, सीबीआई कांग्रेस के जमाने बना। कांग्रेस के पूरे कामकाज के दरमियान ईडी ने 102 केसेस रजिस्टर किए। भ्रष्टाचारियों को अवैधान था, ज्यादा करने चाहिए थे। आज जब से मोदी जी की सरकार है, जब से भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में सरकार है, तब से 3,500 केसेस रजिस्टर हुए और ये कहते सब भ्रष्टाचार। अच्छा एक मिनट, आप बोलिए ना, रुकिए एक मिनट। आप कहते हैं सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ओके। 3,500 केसेस में सिर्फ 23 लोग कन्विक्ट हुए हैं, 23 केसेस कहीं जाके मैच्योर हुए हैं, बाकी कोई केस में दम नहीं था। इसका मतलब ईडी का इस्तेमाल हैरेसमेंट के लिए हो रहा है। ये पार्लियामेंट में इनका आंकड़ा है। ईडी ने इसका जवाब दिया है। कन्विक्शन रेट जो है ईडी का 65% से ज्यादा। एक दूसरी बात, सिर्फ जो है 1% जो है जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के नेताओं के विरुद्ध सिर्फ 1% मामले हैं। अधिकांश मामले जो हैं जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं उन्हीं के खिलाफ। और इनके जो पीएमएलए का, अगर मान लीजिए राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट आदेश करे, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ न दे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। अच्छा, ये नहीं हो सकता ना। वो 420 केस बेल में है तो कार्रवाई होगी। राहुल गांधी जी को बुला के 5 दिनों तक 50 घंटे तक इंट्रोगेट करते हैं और उसके 6 महीने बाद भी आपको कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बेल पे क्यों है? कहां पे मिला? बेल पे क्या मिला आपको? राहुल गांधी बेल पे क्यों है? भाई आपको मिला तो कोर्ट में जाइए। कोर्ट में मामला कोर्ट में। अगर 50 घंटे के बाद आपको कुछ मिला तो आप कोर्ट में जाइए। राहुल गांधी बेल पे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? अगला प्रश्न, इसमें दम नहीं है। अगला प्रश्न, राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जनता उनके लिए सोचे? क्योंकि हमने वी चोज मोदी जी बिकॉज वी सॉ हिज ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है सर, मेरा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन से ये सवाल है, आप लोग जब सत्ते पे आए थे, हम लोग आपको इसीलिए लाए थे ताकि आप हमें जॉब प्रोवाइड करें, आप महंगाई के मुद्दे उठाए, पर आपसे हमें ये उम्मीद तो नहीं थी कि आप दूसरे पार्टी को सॉरी बोलने। हम महंगाई का जवाब, महंगाई का इलाज कर रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों में जब इनकी सरकार थी, महंगाई की मुद्रास्फीति 10% ज्यादा थी, हम 5% से नीचे ले आए। हमने नियंत्रित किया है, हमने नियंत्रित किया है। हम कांग्रेस की तरह शरद पवार के मंत्री थे, कहते तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, बोले कि महंगाई इलाज हो रहा है भाई, उसी तरह है। एक सेकंड इलाज हो रहा है यार, एक सेकंड अनुराग। तो मेरा सवाल सर आपसे, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी ने माफी नहीं मांगी जब कोरोना से लोगों की मौत हुई और उनकी लाशें बह जा रही थी। गुजरात पर पुल गिरा, उसमें भी लोगों की मौत हुई, इस पर बीजेपी ने माफी नहीं मांगी। तो आप लोग मृतकों पर राजनीति क्यों किए जा रहे हैं? मृतकों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी सरकार के कारण कोई मर जाए इस देश में और बहुत बड़ी संख्या में मर जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप उसका जान नहीं बचा पाए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर बीजेपी के अदर सारी पार्टीज आके साथ में इलेक्शन लड़े भी, तो क्या इस चीज की श्योरिटी है, क्या आप लोगों में इतनी यूनिटी है कि आप लोग बैक ऑफ नहीं करेंगे? और अगर आप इस तरीके से इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, तो उसके बाद ये फेयर इलेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? मुझे लगता है संजय जी इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि अनस्टेबल, और इस देश ने देखा है कि जब पहला सवाल मुझसे था, आपसे राहुल गांधी वाला भी जवाब लेना है सर। पहला सवाल आप ही को आया था, वो तो मैंने आपको मौका दे दिया सोचने के लिए। अनस्टेबिलिटी मतलब इंस्टेबिलिटी हो जाए, ये भी एक चिंता है जो इस बच्ची का सामने है। हाँ, बिल्कुल, ये बच्ची एक वोटर को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक तो पहला बहुत बड़ा इफ है कि क्या सारी पार्टियां एक साथ आ जाएंगी, लेकिन अगर आ भी गई और छोटी छोटी तमाम पार्टियां हैं, अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, उसमें 536 पार्टियों ने हिस्सेदारी की थी, तो बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज, अगर सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा और वोटरों के मन में ये दुविधा रहेगी कि अगर सारी पार्टियां एक साथ आ गई और बीजेपी को हरा भी दिया तो क्या ये सरकार स्टेबल होगी या नहीं होगी। एक दौर था कोएलिशन पॉलिटिक्स का बड़े लंबे समय तक, अगर आप 96 से लेकर के 2004 तक का दौर देखें, 2009 तक का, तो कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर रहा। तो ये दुविधा है और इसी के लिए बड़ा इफ लगा है
कि क्या इनके साथ आने के बाद भी वोटर क्या इनके साथ जाएगा। सिर्फ वोटर साथ आने से इनको वोट नहीं, उनकी गुंजाइश कम रहेगी। एक आपको पॉजिटिव एजेंडा लेके आने की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव एजेंडा नहीं लेके आएंगे तो साथ आने के बावजूद वोटरों का मन जीतने में शायद विपक्षी पार्टियां सफल नहीं होगी। एजेंडा से ही वो प्रश्न याद आया। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड देखा है, स्कीम्स का उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी ने क्या किया है जिसकी वजह से कोई उन पर भरोसा करे? ये जो रिकॉर्ड की बात कर रही है, रिकॉर्ड मतलब क्या? आज पार्लियामेंट में सरकार ये कह रही है कि देश में 22 करोड़ बेरोजगार नौजवानों ने नौकरी मांगी, और कितनी नौकरी दी? सरकार से पूछा गया तो 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाए। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम। इसके हिसाब से लगभग 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था पिछले 9 वर्षों से, अगर इनके कामकाज को देखा जाए। महंगाई बहुत हुआ, महंगाई की मार अब की बात बीजेपी सरकार या मोदी सरकार। क्या महंगाई खत्म है? प्रेम भाई कह रहे कि हम ट्राई कर रहे हैं, भगवान करे ट्राई करिए, महंगाई को इलाज करिए आप, भगवान करे महंगाई कम हो। 2-3 आंकड़े आपके सामने रख देता हूं मैं कि एक हंगर रिपोर्ट आई, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 121 देशों में हिंदुस्तान अभी राहुल गांधी कंट्रीब्यूशन नहीं आया, उसका जवाब नहीं मिला। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सर उस बच्ची का जवाब देंगे हम क्या? दे रहा हूं। मतलब आप मोदी जी की लकीर तो मिटा रहे हैं, हाँ। लेकिन राहुल की लकीर अच्छा, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं कि जाकर के मैसूर और बेंगलोर के रोड का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? राहुल गांधी बतौर एमपी, जो एक एमपी की भूमिका होती है, लोगों के सवाल उठाना, लोगों के सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कम से कम मोदी जी की तरह अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, जन की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आज जो बुनियादी प्रश्न है देश में, चाहे भूख का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, महंगाई का प्रश्न हो, इन प्रश्नों को, वही बोल रहा हूं, कमाल की बात है, कमाल की बात। आप भी नहीं, आप भी चाहते हैं कि विपक्ष से सवाल, विपक्ष उद्घाटन करेगा क्या? अरे विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष का काम होता है महंगाई बेरोजगारी कम करना, विपक्ष का नहीं है। विपक्ष तो आवाज उठा रहा है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इस सवाल का आदर करता हूं। विपक्ष में बैठे नेताओं का काम क्या है? ये लोकतंत्र की परंपरा है, आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है परंपरा, कि जो सत्ता पक्ष को ने जो जिम्मेदारी ली है, वो जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा रही कि नहीं सत्ता पक्ष, इसको देखना। और आज पिछले 8-9 वर्षों से अगर बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ, उनके कामकाज में जो कमियां हैं, उनके खिलाफ खुल के मुखर तरीके से कोई बोल रहा है तो समाजवादी एक ही नेता है, राहुल गांधी बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी बोल रहा है, मुखर तरीके से। कौन बोल रहा है? सबसे मुखर कौन बोल रहा है? अगर कोई बोल रहा है, कंपटीशन तो यही शुरू हो गया। नहीं, कंपटीशन नहीं है भाई, हम विपक्ष के लोग मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं कि देश के अंदर में लोकतंत्र रहे, लोगों का सम्मान रहे और संवाद हो। जो संवाद बंद है। भाजपा से सवाल ये है कि जैसा कि विपक्ष में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के छवि खराब किया जा रहा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, ये लोग छवि खराब कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ सर जैसे कि आपने कहा कि गांधी फैमिली को हमेशा से गलत दिखाया गया है, राहुल गांधी को हमेशा से गलत दिखाया गया है। सर क्या आपका कहना सही है कि जैसे कन्हैया लाल जैसे लोग जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में रखना सही था उनका? ये कई लोगों का, संजय जी बहुत बड़ा अच्छा, नहीं मैं कोशिश करूंगा। एक कांग्रेसी नेता के तौर पर इस प्रश्न को समझिए। ये प्रश्न मैं भी जब लोगों के बीच में जाती हूँ, कई लोग पूछते हैं कि क्या कांग्रेस को राहुल गांधी लेफ्टिस्ट बना रहे हैं, वाम दलों की सोच विचारधारा को वो काफी शय देते हैं, ऐसा लोगों में राय बन रही है। सबसे पहले लेफ्ट की विचारधारा अलग है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। कई आर्थिक मुद्दों पे कांग्रेस और लेफ्ट एक तरीके से सोचते हैं। कन्हैया कुमार ने बगल में बैठ के बोला कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। आ रहा हूं ना, फिर भी उनको गले लगाया। आ रहा हूं ना उस मुद्दे पे। जयराम रमेश सर, एक काउंटर क्वेश्चन है ना। जयराम रमेश कहते हैं राहुल गांधी के बाद अगर कोई है तो कन्हैया कुमार है। आता हूं मैं, ठीक। कन्हैया कुमार पर आरोप लगा, कन्हैया कुमार पे आरोप लगा कि भाई जेएनयू ने टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे और इस तरह कोई बात कही। आज तक ये साबित नहीं हुआ, उसने ऐसी कोई बात कही नहीं। अगर ऐसी कोई बात कही है और कोई सबूत है तो उसको बाहर नहीं घूमना चाहिए, उसको आज तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। मतलब कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी ने महज दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार के आधार पर आप चाहते कन्हैया कुमार जैसे एक टैलेंटेड, अच्छा प्रतिभावान नौजवान नेता, उसको हम छोड़ दें?
अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है बिल्कुल स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर नहीं है। आपने कोई भी आपके विरोध में खड़ा होता है, कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले लोग बोलते थे भारत में ये तकलीफ है, पाकिस्तान चले जाओ, भारत में तो बांग्लादेश चले जाओ। अब कोई आदमी अगर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरह के टर्मिनोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग हिंदुस्तान में काम नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग हिंदुस्तान में काम करेगा तो सबसे पहले उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उसको हम लोग परेशान करेंगे, जो खत्म बीजेपी के करेंगे। हाँ नहीं मिलाए, वो या तो टुकड़े टुकड़े गैंग, एक आपने बनाया खान मार्केट गैंग, एक आपने बनाया देशद्रोही गैंग, एक आपने कहा पाकिस्तान जाओ, सारे के सारे बाहर चले जाए। जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला, बिल्कुल ऐसा नहीं। जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही कहना हमारा दायित्व और अधिकार दोनों में कहेंगे, क्यों ना कहें? क्यों ना कहें? मुझे बताइए। भारत माता बीजेपी बोलेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन कौन बोलेगा? बीजेपी की बात हो रही है, भारत माता कहां से आ गई भारती को डायन कहते तो मोहम्मद आजम कमाल की बात है। हर चीज में अपने इमोशनल एंगल लगा दो, नीति है, कमाल की बात है। मैंने तो इनके साथ तो एक शेर मुझे याद आ गया, यार अब ना वो समझेंगे ना हम समझाने की मेरी बात होगी। ये तो वो लोग हैं जो इनको दिल और दो बड़ा, इतना बड़ा दिल दो कि कम से कम आप मेरी बात तो समझ जाओ। ठीक है, कोई नहीं समझ पाया, मेरी अनुराग इनमें से कोई नहीं समझ पाया तुम्हारी बात। सब समझिए, सब समझिए। जिस टाइम आपने कहा था कि कांग्रेस जिस टाइम मतलब अभी बीजेपी सत्ता में है और जिस टाइम सब उद्घाटन करते बीजेपी करती है, और जिस टाइम कांग्रेस और आप सत्ता में थी उस टाइम कितने उद्घाटन हुए, कितने काम हुए, बता दीजिए मेरे को एक बार। हिंदुस्तान में कितने काम हुए जब कांग्रेस सत्ता में थी? तो जो कुछ हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी हुआ है। ठीक है, इस सरकार ने नाम बदलने का काम किया है, कोई नया काम नहीं किया है। ये मैसूर और बेंगलोर का जो हाईवे परसों उद्घाटन हुआ है ना, ये वर्षों पहले बना हुआ है, सिर्फ पैच वर्क हुआ है, और वो पैच वर्क में भी आज क्रैक आ गया। पूरे 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 साले टेलीविजन पे न्यूज चल रही है। बुंदेलखंड के भी उस पर क्रैक आ गया। ये है कि अगर राहुल गांधी तो बात है आप कहिए कि जमुना एक्सप्रेस भी बीजेपी ने बनाया। एक सेकंड। मेरा प्रश्न ये है कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो क्या इससे ये साबित हो जाए कि लोकतंत्र जिंदा है? हाँ। मतलब सर राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, एक सप्ताह हो गया सर, मैं रोज बहस कर रही हूँ। समझ के बाहर है कि एक जो व्यक्ति जो है अपराध करने के बाद माफी न मांगने का अहंकार क्यों पाल रहा है? वो क्या देश से बड़ा है? इतना अहंकार किस बात का है? ठीक है, इन्हें बहुत अच्छी बात कही है, इनकी बात का देश का काम रुक जाएगा क्या? अच्छा कमाल की राहुल गांधी का काम रुक जाए, एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात उन्होंने पैरालाइज कर रखा है। कमाल है भाई। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी देश में कोई विकास कार्य नहीं रुका है। राहुल गांधी जो है वो अपने अहंकार से मुक्त हो जाए और कांग्रेस जो है जो झूठ बोला है उसको माफी मांगना ही पड़ेगा। कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि मैं इस देश का एक एमपी हूं, लोकसभा का सदस्य हूं, और मैंने आते ही लोकसभा स्पीकर साहब को बोला मुझे बोलने की अनुमति दीजिए, मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलूंगा मुझे जो बोलना है। तो एक एमपी के ऊपर 4 मंत्री आरोप लगाते हैं, उसके बाद उस एमपी का एक हक है, उसका प्रिविलेज है कि वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोले प्रेम भाई आप जाकर के पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उनको बोलिए, लोकसभा स्पीकर से हमारी कि राहुल गांधी जी को बोलने दे, पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा, उसके बाद उनको क्या बोलना है प्रधानमंत्री सदन को बजट सत्र को नहीं आगे बढ़कर चलने देंगे और इन मुद्दों को नहीं हटाएंगे और कहते रहेंगे एक अकेला मैं सब पर भारी हूं, तो ये लोकतंत्र जनता पे भारी पड़ जाएगा। मैं तो बस यही कहूंगा, नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको आपस बदनाम किया, हमें तो बेकारी बदनाम कर रहे हो, आपका मन है वो आप कर रहे हो। बड़ी साफ सी बात है, ये जो आज आंकड़े हैं ये सिर्फ एक ऐसा है कि अगर ये सब कुछ हो जाए, ये सब कुछ होने वाला भी नहीं है, और इसके बावजूद 15 राज्यों में अगर 50% से ज्यादा की है तो ये सब लोग भी मिल जाएं तो भी बीजेपी आने वाली है, नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। संजय ये तालियां भी एक संकेत दे रही है। पीएम की लोकप्रियता निजी तौर पर क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है। 2019 के चुनाव में जब हम लोगों ने अपनी स्टडी की तो उसमें तकरीबन ऐसा निकल के आया कि अगर बीजेपी को 100 वोट मिलते हैं तो उसमें 33 वोट जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है। हमने ये जो आंकड़ों को एक तरह से मिला के देखने की कोशिश की, ये अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देखें तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी की जो बढ़त बनी हुई है आज राजनीति में, जो
भारतीय राजनीति में जो दबदबा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ सभी का अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।